नमस्कार, केपी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं सीमा शर्मा आज आपके सामने बीए थर्ड ईयर होम साइंस की क्लास लेके आई हूँ। आज हम फर्स्ट पेपर के अंदर मैनेजमेंट की जो बुक है उसमें हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है पारिवारिक साधन व्यवस्था। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि परिवार है, परिवार में किन साधनों के माध्यम से, साधन हो सकते हैं, उपकरण हो सकते हैं, या फिर कहा जाए कि अपने अंतर्निहित जो गुण हैं उनके माध्यम से भी, है ना, जो हम व्यवस्था करके चलते हैं और परिवार की सारी आवश्यकताओं को क्या कर देते हैं, पूरा कर देते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं वो परिवार में किन साधनों के उपयोग और उनका संतुलित मात्रा में, सही मात्रा में मैनेजमेंट करने के बाद ही हम हमारे परिवार की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। अगर देखा जाए प्रत्येक परिवार में क्या होता है, कुछ ना कुछ साधन उपलब्ध होते हैं। कुछ मशीनी साधन भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे साधन भी हो सकते हैं जो हम किसी कार्य को पूरा करने के लिए लगाते हैं। साथ ही एक व्यक्ति के अंतर्निहित भी कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उस कार्य को, किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, हमारे परिवार की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि निर्णय लेना आना चाहिए। ये कौशल जो है सभी के अंदर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना निर्णय के हम किसी भी कार्य को समय पे ना तो संपन्न कर सकते हैं, ना ही सही तरीके से व्यवस्थित क्रम में कर सकते हैं। जब हम निर्णय ले लेंगे तो साथ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समय का उपयोग सही प्रकार से किया जाए, यानी कि प्रत्येक कार्य के लिए एक न एक समय निश्चित किया जाए कि इस समय में मुझे यह कार्य करना है और अगले समय में मुझे ये कार्य करना है। क्योंकि समय क्या है, एक निश्चित साधन है, क्योंकि बिना समय के हम कोई भी कार्य को कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं और एक बार जो समय निकल गया उस समय को वापस दोबारा कभी भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अब समय है, समय जरूरी है, निर्णय जरूरी है, साथ में कौशल जरूरी है, हमारी खुद की रुचि होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए हमको, तब भी जाके हमारी आवश्यकताएं पूरी होगी। और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जरूरी है कि सभी व्यक्ति के पास धन हो, क्योंकि बिना धन के किसी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कभी भी नहीं की जा सकती है। जब हमारे पास धन होगा तो हम किसी भी वस्तु को, किसी भी सामग्री को, किसी भी उपकरण को आसानी से खरीद सकते हैं और उसका उपयोग एक निश्चित समय में करते हुए हम हमारे कौशल के माध्यम से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करते हुए दिखा सकते हैं। अब अगर देख लीजिए, एक परिवार में गृहिणी है, वो प्रतिदिन कार्य करती है, उसका एक कौशल है उसमें कि वो अपने कार्य को क्रमव्यस्त चलते हुए लेके चलती हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो प्रतिदिन अपने लिए आराम का समय भी निकाल लेती है, मनोरंजन का समय भी निकाल लेती है और साथ ही परिवार की आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती हैं, ताकि परिवार क्या हो जाता है, एक खुश माहौल के अंदर आ जाता है। उनकी जब आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं तो उन सभी को संतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये क्या है, गृहिणी के अंदर जो निहित कौशल है कि उनके माध्यम से उसने क्या करा, परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करा। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि हमारे जो साधन हैं वो कौन कौन से हैं। पारिवारिक जो साधन हैं उनको दो भागों में बांटा गया है। पहला जो साधन है वो है मानवीय, दूसरा जो साधन है वो है अमानवीय। ठीक है, इन दोनों के बारे में आज हम पहले पढ़ेंगे। मानवीय साधन वे साधन जो एक मनुष्य के अंदर निहित होते हैं, जो उसके गुण कहे जा सकते हैं, जो उसके अंदर जो ज्ञान है, जो कौशल है, जो उसकी प्रेरणा है, जो उसको कार्य करने का जो तरीका है, वो सभी किसके अंदर आ जाते हैं, मानवीय साधन के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम ना तो छू सकते हैं, ना ही खरीद सकते हैं, ना ही किसी अन्य व्यक्ति से ले सकते हैं। ये क्या होता है, एक मनुष्य के अंदर निहित होते हैं, जो कि वो जैसी परिस्थिति आती है, जैसा कार्य होता है, उसी के आधार पे अपने उन गुणों या अपने उन जो साधन है उनको प्रदर्शित करते हुए उस कार्य को पूरा करता है। दूसरा है अमानवीय साधन। अमानवीय साधन वे साधन होते हैं जिनको हम आसानी से देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं और महसूस वगैरह अच्छे से किया जा सकता है। उनको मापा तोला सब तरीके से किया जा सकता है, इनको अच्छे से पता लगाया जा सकता है, क्योंकि इनको देखना क्या है, संभव है।
उनको देखा नहीं जा सकता, लेकिन मानवीय साधनों को महसूस किया जा सकता है कि वो किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, या हल्का सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है, लेकिन इसमें कभी भी उसकी मात्रा या निश्चितता का कभी भी पता नहीं लगता है। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि मानवीय और अमानवीय जो साधन है उसके अंतर्गत कौन कौन से साधन आते हैं। पहला हम देखेंगे मानवीय साधन। मानवीय साधन जो वे साधन हैं जो कि किसी एक मनुष्य के अंदर अंतर्निहित होते हैं, और ये जो मानवीय और अमानवीय साधन है इनको किसने बांटा है? निकिल एवं डॉर्सी। निकिल एवं डॉर्सी दो वैज्ञानिक हुए हैं। इन दोनों ने इन दो साधनों को परिभाषित करते हुए इसके अंतर्गत विभिन्न साधनों को बांटा है और बताया है कि मानवीय साधन कौन से हैं और अमानवीय साधन कौन से हैं। सबसे पहला हम देखते हैं कि जो मानवीय साधन है, मानवीय साधन के अंतर्गत सबसे पहला आ जाता है बुद्धि, दूसरा आ जाता है ज्ञान। बुद्धि जो हर किसी व्यक्ति के अंतर्गत निहित होती है, दूसरा इसमें आ जाता है ज्ञान, तीसरा इसके अंतर्गत आता है रुचि, और चौथा इसमें आ जाता है वापस अगर देखा जाए कौशल, पांचवा है इसमें शक्ति, और छठा है अभिवृत्तियां। सबसे पहला हम साधन देखेंगे बुद्धि। बुद्धि जो एक व्यक्ति में निहित होती है कि वो किस प्रकार से अपनी समझ सूझबूझ के माध्यम से किसी भी कार्य को पूरा करता है। इसको ना तो पैदा किया जा सकता है, ना ही सिखाया जा सकता है, यानी कि उसको प्रेरणा दी जा सकती है, उसको बताया जा सकता है कि ये कार्य करने का तरीका ऐसा रहता है, लेकिन वो व्यक्ति के अंदर निहित होता है कि वो उस गुण को किस प्रकार से सीखता है, या जो उसको सिखाया जा रहा है वो किस हिसाब से उसको अपने अंदर निहित कर रहा है, और जब उसके सामने कोई परिस्थिति आती है तो किस प्रकार वहाँ पर उसका उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। जैसे कि मान लीजिए एक परिवार है जिसमें एक महिला है, वो अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए जैसे सब्जी खरीदने हुए मार्केट में गई हैं, तो वो सबसे पहले ये देखती हैं कि कहाँ पे स्वस्थ अच्छी सब्जियां मिल रही हैं और साथ ही कहाँ पे कम दाम में अच्छी सब्जियां मिल रही हैं। तो वो क्या करेगी, सस्ते में भी अच्छी सब्जियां खरीद के ले आ सकती हैं, और साथ में ही अगर वो अपनी सूझ का और अच्छे से उपयोग करे तो कम से कम धन का खर्च करके भी अधिक से अधिक संतुलित आहार जो है बनाकर परिवार के विभिन्न सदस्यों को उपलब्ध करवा सकती हैं। तो ये क्या हुआ, एक महिला की स्वयं की बुद्धि है कि वो किस प्रकार से कार्य कर रही है और किस प्रकार से परिवार के सभी सदस्यों को जो है उनकी आवश्यकताओं के अनुसार संतुलित मात्रा में जो भोजन की आवश्यकता है वो समय पर उपलब्ध करवा रही है। वही अगर महिला को ज्ञान नहीं होगा तो वो क्या करेगी, अतिरिक्त धन भी खर्च कर लेगी, ना तो स्वस्थ सब्जियां खरीद पाएगी, ना फ्रेश सब्जियां खरीद पाएगी, और ना ही उसको बनाने का प्रॉपर तरीके उसको आते हैं कि वो एक संतुलित मात्रा में अच्छा भोजन बनाकर, संतुलित भोजन बनाकर परिवार के विभिन्न सदस्यों को उपलब्ध करवा सके। तो ये एक बुद्धि जो गुण है वो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्राओं में अलग अलग तरीके से देखने को मिल सकता है। फिर आता है ज्ञान। ज्ञान जो चीज़ है वो ऐसा होता है कि जब हम कुछ चीज़ सीखते हैं तो उसका उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं, और करते हुए किस प्रकार से हम हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी जो रुचि है, उनका उपयोग करते हुए उन साधनों को उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक महिला को ज्ञान है कि वो कैसे संतुलित भोजन एक परिवार के सदस्यों को दे पाए, तो वो क्या करेगी, अगर मान लीजिए उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, वो साग सब्जी पर ज़्यादा धन खर्च नहीं कर सकते हैं, या ऐसी चीज़ों पर खर्च नहीं कर सकते हैं जो कि ज़्यादा पैसा उस पर लग रहा हो, तो एक महिला को अगर ज्ञान है तो वो क्या कर सकती हैं, 2 या 3 सब्जियों को जो मिक्स हैं या बना सकती हैं, या फिर उनके साथ में दाल का मिश्रण करके भी वो बना सकती हैं। तो वो क्या करेगी, एक संतुलित आहार जो प्रतिदिन की जो मांग है परिवार की उसको समय पर पूरा कर सकती हैं। यानी कि अपनी जो नॉलेज है उसका उपयोग वो कैसे करें कि परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो जाए और परिवार के विभिन्न सदस्यों को जो उनकी आवश्यकता के अनुसार भोजन है वो उपलब्ध हो पाए। अब मान लीजिए परिवार में कुछ सदस्य ऐसे हैं जिसको दाल के पकोड़े खाने, किसी को जैसे कि पराठे खाने हैं, या फिर किसी को ऐसा हो सकता है कि दाल बनाकर खानी है। तब परिवार के सदस्य में वो एक महिला है, अब सभी की अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है।
तो वो यही कर सकती है, एक साथ दाल भिगो सकती है, जिसमें दाल में से कुछ दाल का हिस्सा निकाल कर पकौड़े बना सकती हैं, कुछ दाल को भरवा पराठे के रूप में बनाकर बच्चे को दे सकती हैं, और वही बची हुई दाल का अतिरिक्त जो दाल बच रहती है उसको फ्राई करके वो दाल की जो बनाकर भी अन्य लोगों को उपलब्ध करवा सकती हैं। तो यहाँ पर उसने क्या किया, अपना ज्ञान दिखाया, उस ज्ञान के माध्यम से उसने विभिन्न प्रकार से एक ही भोजन को अलग अलग प्रकार से बनाकर उसने प्रत्येक व्यक्ति की क्या कर दी, मांग को पूरा किया। उसके बाद में आ जाता है कौशल। कौशल अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग कौशल देखने को मिलते हैं, यानी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि हर गुण उसके अंदर पाया जाए। किसी को पाक क्रिया अच्छी आती है, किसी को सिलाई कार्य अच्छा आता है, कोई पढ़ने में अच्छा होता है, कोई लिखने में अच्छा होता है। तो ये सभी क्या है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पाए जाने वाले अलग अलग कौशल हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति को लिखने का अच्छा गुण है तो वो अच्छी अच्छी कविताएं लिख सकता है, अच्छी अच्छी जैसे उसके जो थॉट्स हैं वो लिख के बता सकता है। लेकिन कुछ को जैसे पाक क्रिया अच्छी आती है तो वो अच्छे अच्छे भोजन बनाकर प्रत्येक परिवार के सदस्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकती हैं। कुछ को सिलाई कार्य अच्छा आ रहा है तो वो विभिन्न माध्यम से साधारण कपड़े से भी अच्छे प्रकार के अच्छे डिज़ाइन वाले जो कपड़े हैं विभिन्न आकृतियों में सील कर वो परिवार के सदस्यों को और भी अधिक सुंदर बना सकती हैं। उसके बाद आ जाता है समय। समय जो है हमारा सभी के पास में क्या है, निश्चित है। समय भी जो है हमारे जो मानवीय साधन के अंतर्गत लिया गया है। वैसे अगर देखा जाए समय एक निश्चित है जिसको ना तो बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि एक बार समय निकल जाता है तो उसको दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में ये गुण होना चाहिए कि समय पर अपने किसी भी कार्य को पूरा करे और इस प्रकार से करे कि उसको वापस पछताना ना पड़े। जैसे कि सभी के पास समय निश्चित है, जब हम परीक्षा हॉल में जाते हैं तो 3 घंटे सभी के पास में होते हैं, ठीक है। 3 घंटे का समय है जिसमें जो पढ़ने वाला व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अच्छे से 3 घंटे में अच्छा पेपर देकर प्रथम स्थान पर आ सकता है। जो उससे थोड़ा कम है वो द्वितीय स्थान पर, और उससे भी अगर कम समय का उपयोग कर रहा है तो वो तृतीय स्थान पर भी आ सकता है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो समय गंवा देता है, वो ना तो पढ़ने पे ध्यान देता है ना पेपर पर ध्यान दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो फेल भी हो सकता है। तो ये क्या है, ये निश्चित समय था सभी के पास, लेकिन अपने जो ज्ञान कौशल उसने समय का सदुपयोग करते हुए कार्य को पूरा किया, उसी के आधार पर उसने क्या करा, प्रथम द्वितीय तृतीय और फेल की स्थिति वो ग्रहण कर लेते हैं। तो अभी तक हमने देखा, बुद्धि को देख लिया, ज्ञान देख लिया, समय देख लिया, कौशल देख लिया। अब आता है हमारा शक्ति। शक्ति अगर देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति में कार्य करने की ऊर्जा जो होती है अलग अलग होती है। कोई जो है लंबे समय तक कार्य कर पाता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हल्का फुल्का कार्य करने के बाद में भी थकान की स्थिति में आ सकते हैं। तो प्रत्येक कार्य को करने के लिए हमको किसकी आवश्यकता होती है, शक्ति यानी कि ऊर्जा की आवश्यकता है। अब ऊर्जा कहाँ से मिलती है, तो भोजन से मिलती है। जब हम चाहे चेत अवस्था में हैं या अचेत अवस्था में हैं, चाहे हम जग रहे हैं चाहे हम सो रहे हैं, दोनों समय में कुछ ना कुछ कार्य चलते रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं ही यहाँ पर खड़ी हूँ, तो मैं खड़े रहते समय कई बार इधर से उधर गति कर रही हूँ, लगातार बोले जा रही हूँ, मेरे हाथ के माध्यम से भी गति होती जा रही है। तो यहाँ पे क्या लग रही है, ऊर्जा कार्य में लग रही है। लेकिन वह व्यक्ति जो कि सो रहा है तो वहाँ पे भी ऊर्जा खर्च हो रही है। वो ऊर्जा किस रूप में खर्च हो रही है, जो उसने भोजन किया है उसका पाचन भी हो रहा होगा, ठीक है, श्वसन कार्य कर रहा होगा, उत्सर्जन कार्य के रूप में उसके शरीर से पसीना वगैरह का निर्माण हो रहा होगा, निष्कासन हो रहा होगा। तो ये जो आंतरिक जो कार्य है जिनको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ न कुछ माध्यम में जो हमारे शरीर से है ऊर्जा का निष्कासन हो रहा है या शक्ति लग रही है। उसके अलावा जो व्यक्ति चल रहा है, फिर रहा है, दौड़ रहा है, बैठा है, खड़ा है, बोल रहा है, लिख रहा है, इन अवस्थाओं में भी क्या होती है, अलग अलग ऊर्जा की मांग हो सकती है। तो ऊर्जा क्या है, प्रत्येक कार्य को करने लगने वाली शक्ति है, यानी कि वह हम जब किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत अधिक मात्रा में हमारी जो ऊर्जा होती है वो खर्च होती है, और उसी ऊर्जा के माध्यम से हम किसी भी कार्य को पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास में हमारी योग्यता जो है। योग्यता ये भी एक हमारे इसी के अंतर्गत आने वाला एक साधन है, मानवीय साधन भी कह सकते हैं इसको। योग्यता जो होती है प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग देखने को मिलती है। कोई पाक क्रिया में अच्छा है, कोई सिलाई कार्य में अच्छा है, कोई जो होता है कि पढ़ने में अच्छा है। तो ये सभी की क्या है, योग्यताएं हैं, ठीक है।
जो व्यक्ति पाक क्रिया में अच्छा होगा वो समय पे सभी को भोजन नाश्ता वगैरह जो है उपलब्ध करवा सकता है। हर उम्र के हिसाब से अलग अलग भोजन की जो मांग रहेगी, अलग अलग पौष्टिक तत्वों की मांग रहेगी, वो उसको उपलब्ध करवा सकता है। मान लीजिए एक गृहिणी है, उसको भोजन में पाए जाने वाले पौष्टिक तत्वों के बारे में ज्ञान है, उसको ये भी पता है कि अलग अलग उम्र में जो होती है पोषक तत्वों की मांग बदल जाती है। तो छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध व्यक्ति तक, यहाँ तक गर्भवती, धात्री अवस्था या फिर बीमारी की अवस्था में जो व्यक्ति हैं, उन सभी की आवश्यकताओं को, उनकी जो कंडीशन है उनको देखते हुए एक संतुलित आहार उनको उपलब्ध करवा सकती हैं ताकि उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। लेकिन एक वही महिला जिसको इन सभी चीज़ों का ज्ञान नहीं है कि हर उम्र में कैसा भोजन चाहिए होता है या बीमारी के समय कैसा चाहिए, तो कभी भी किसी भी व्यक्ति को संतुलित भोजन वगैरह जो है वो उपलब्ध नहीं करवा सकती हैं। ठीक है, उसके बारे में उसके बाद ये आता है कि जैसे कि अगर कोई महिला है, जैसे कि उसने भोजन बनाना अच्छा आता है, तो संतुलित भोजन, स्वादिष्ट भोजन बना सकती हैं, साथ ही अधिकतम जो होता है सदस्यों को संतुष्ट कर सकती हैं और अपने अधिक से अधिक लाभ जो होता है उसको मिलता है। लेकिन जिन महिलाओं को ज्ञान नहीं है, जैसा भी हमने देखा, उसको अलग अवस्थाओं को भोजन के बारे में ज्ञान नहीं है, तो संतुलित भोजन भी उपलब्ध नहीं करवा पाएगी। इससे क्या हो जाएगा, परिवार के विभिन्न सदस्यों में निराशा, दुख वगैरह देखने को मिल सकेगा। फिर आता है हमारे पास में जो है अगला है वो है रुचि। रुचि बहुत ही सबसे बड़ी जो हमारी होने वाली एक बोले ना अंदर निहित होने वाला एक गुण है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग कार्यों में रुचि होती है। किसी व्यक्ति को किसी कार्य में रुचि नहीं है तो वो ज़बरदस्ती आप चाहे कितना भी उसको कार्य करवाने की कोशिश करें, वो कभी भी उस कार्य को नहीं कर सकता है। मान लीजिए जिसको पाक क्रिया अच्छी आती है, आप उसको सिलाई करने के लिए दबाव डालते हैं तो वो सिलाई कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जिसको सिलाई अच्छी आती है, अगर वो सिलाई अच्छा कर सके, अपने खाली समय का सदुपयोग उस सिलाई कार्य के माध्यम में से कर वो बहुत अच्छे वस्त्र जो है परिवार के सदस्यों को पहना सकता है। साथ ही वो वस्त्र सिलाई कार्य करके अलग से अपने जो खाली समय में है आय भी अर्जित कर सकता है। और कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको पढ़ने की रुचि है, पढ़ना अच्छा लगता है, पढ़ाना अच्छा लगता है, तो वो क्या कर सकता है, अपने जो दैनिक कार्य हैं उनको पूरा करने के पश्चात जो अपना विश्राम का समय भी निकाल लेता है, और विश्राम के पश्चात जो उसका खाली समय है उसमें वो ट्यूशन्स वगैरह भी ले सकता है या स्वयं भी पढ़ सकता है। स्वयं पढ़ के वो अपने ज्ञान में और वृद्धि कर सकता है। दूसरा, अगर वो स्वयं नहीं पढ़ता है तो दूसरे व्यक्तियों को, बच्चों को ट्यूशन्स लेकर अपनी अलग से आय भी अर्जित कर सकता है। क्योंकि रुचि क्या है, वही चीज़ है जो हमको किसी भी कार्य करने की और प्रेरित करती है। जब तक हम में रुचि नहीं होगी, हम किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए प्रेरित नहीं होंगे या तत्पर नहीं होंगे। तो रुचि क्या है, सबसे बड़ा कारक है जो कि हमको किसी कार्य को पूरा करने के लिए और उसको प्रेरित करता है और हम उस कार्य को समय पर पूरा करते हैं। फिर आ जाता है अभिवृत्ति। अभिवृत्ति का मतलब होता है कार्य करने का तरीका, जो हम किस प्रकार से अपनाते हैं और हम हमारे कार्यों को पूरा करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक गृहिणी है, वो समय पर अपने, जैसे कि उठते ही सबसे पहले साफ़ सफाई में जैसे झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद में चाय नाश्ता तैयार कर लेती है, और चाय नाश्ते के बाद में ही जो ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए खाना बना लेती है, स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए टिफ़िन बना लेती हैं। तो क्या हो गया, उसने अपने कार्य को सही व्यवस्थित ढंग से पूरा किया, ताकि क्या हो जाता है, जो ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो चले जाते हैं और उसके बाद में परिवार के अन्य सदस्यों को नाश्ता भी उपलब्ध हो जाता है। फिर वो साफ़ सफाई का जो अन्य कार्य है घर का, वो बाद में धीरे धीरे आसानी से कर सकती हैं और एक निश्चित समय में उस कार्य को पूरा करने के बाद अपने लिए आराम, विश्राम या फिर मनोरंजन के लिए भी समय को उपलब्ध करवा सकती हैं। लेकिन वे महिलाएं जिनको कोई भी कार्य करने का तरीका नहीं है, या फिर वो समय का सदुपयोग नहीं करती हैं, या उसमें एक शक्ति का उपयोग करना उनको नहीं आता है, डिसीजन लेना उनको नहीं आता है, या उसमें रुचि कौशल देखने को नहीं मिलते हैं, तो अपने कोई भी कार्य को समय पर ना तो पूरा कर पाती है, ना ही व्यवस्थित तरीके से कर पाती। तो उसका कार्य क्या हो जाता है, अस्त व्यस्त हो जाता है और घर जो है बिखरा बिखरा सा देखने को मिलता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाती है, परिवार के अन्य सदस्यों की भी जो तरीके हैं वो भी प्रभावित हो जाते हैं, या परिवार के अन्य सदस्यों को भी क्या होता है, कई बार जो होती है निराशा वगैरह देखने को मिलती है। तो अभी तक हमने पढ़ा मानवीय साधन, जिसमें बुद्धि, कौशल, ज्ञान, शक्ति, अभिवृत्ति, रुचि, समय और योग्यताओं के बारे में पढ़ा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है अमानवीय साधन। अमानवीय साधन वे साधन होते हैं
जो उसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस स्पर्श वगैरह कर सकते हैं। लेकिन ये जो साधन है इनको प्राप्त करने के लिए हमेशा हमको तत्पर होने की आवश्यकता होती है। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है हमारे पास में धन। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए जरूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास धन हो, और धन को प्राप्त करने के लिए उसको निरंतर रूप से कार्यरत होना पड़ता है। जब तक वो कार्य नहीं करेगा तब तक उसको धन की प्राप्ति नहीं होगी। और धन एक ऐसा साधन है जो वो निश्चित समय के लिए कभी नहीं बना रहता है। जैसे ही धन आया हमारी अनंत आवश्यकताएं सामने आ जाती हैं, और उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उस धन का उपयोग वहाँ पर किया जाता है और उसको खर्च किया जाता है। जब हम धन को खर्च करते हैं तो क्या करते हैं, हमारी कुछ जो आवश्यकता वाली चीज़ें हैं, यानी कि भौतिक साधन को उपलब्ध करवा सकती हैं, ठीक है, या फिर परिवार की जो मांग है, आवश्यकताएं हैं, चिकित्सकीय खर्च वगैरह है, दवाइयाँ वगैरह है, या भोजन संबंधी आवश्यकताएं वगैरह है, उनको खर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, उनको प्राप्त करने के लिए हमको धन की आवश्यकता होती है। उसके बाद में दूसरा आ जाता है धन के बाद में हमारे पास में, वो है भौतिक वस्तुएं। भौतिक वस्तुएं वे सभी साधन जो कि हमको किसी कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे कि वस्त्र धोने के लिए वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है, भोजन करने के लिए हमको भोजन लेने के लिए बर्तनों की आवश्यकता होगी, भोजन बनाने के लिए भोजन संबंधी बर्तनों की, गैस स्टोव वगैरह की, सिलेंडर वगैरह की आवश्यकता होगी। तो ये सभी क्या है, हमारी भौतिक आवश्यकताएँ हैं, जिनको उपलब्ध करने के लिए भी हमको किसकी आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। उसके अलावा जितने भी औजार वगैरह हैं, मशीनी साधन वगैरह हैं, वो सभी हमारे किस में आ जाते हैं, भौतिक साधन में। या फिर हमारे आराम उपलब्ध करवाने वाली जो भी वस्तुएं हैं वो भी किस में आ जाएगी, भौतिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। फिर आता है हमारा सामुदायिक वस्तुएं। तीसरा जो है वो है सामुदायिक वस्तुएं या सामुदायिक साधन भी कह सकते हैं। वे साधन जो कि सार्वजनिक हैं, वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए बने हुए हैं, जिसका वो कभी भी किसी भी समय कहीं पर भी उपयोग कर सकता है। जैसे कि सार्वजनिक पुस्तकालय है, सार्वजनिक स्थान पर जैसे सड़कें हो गई, या फिर जैसे कि कहीं पर देखा जाए अगर तो जैसे कि ये हो सकता है पुस्तकालय हो गए, शौचालय हो गए, बगीचे वगैरह हो गए, ये जो चिकित्सालय वगैरह हैं, राजकीय चिकित्सालय वगैरह हैं, बैंक वगैरह है, डाकघर वगैरह है। तो ये सभी क्या है, सार्वजनिक साधन है या सार्वजनिक वस्तु है जिनका उपयोग कोई भी व्यक्ति कभी भी कर सकता है। उसके बाद में कुछ वैज्ञानिकों ने जो धन है, धन एवं समय को भी अमानवीय साधन बताया है। कुछ वैज्ञानिकों ने जब हम धन और समय का उपयोग हमारी दैनिक ऊर्जा को खर्च करते हुए किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगाते हैं तो वो हमारे किस में आ जाते हैं, मानवीय साधन के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि जब हम धन को प्राप्त करने के लिए निरंतर कार्यरत कर रहे हैं जिसमें हमारी खुद की ऊर्जा खर्च हो रही है तो वो क्या है, मानवीय साधन है। और वो समय जिसमें हम कोई निश्चित कार्य को करने के लिए हमारी स्वयं की ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, थकान आ रही है, तो वो किस में आ जाएगा, समय जो होगा वो समय क्या हो जाएगा, हमारे किसी भी कार्य को करने में लगने वाला समय जो है मानवीय साधन। लेकिन किसी धन या समय का उपयोग हम भौतिक वस्तुओं के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं, यानी कि जब भौतिक वस्तुएं हैं उसमें हम आराम करने वगैरह में लगा रहे हैं तो वो सब हमारा किस में आ जाएगा, अमानवीय साधनों के अंतर्गत आ जाएगा। तो आज का जो हमारा चैप्टर था पारिवारिक साधन व्यवस्था, उसमें हम पारिवारिक साधनों के बारे में, मानवीय साधन और अमानवीय साधनों के बारे में पढ़ा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे इसमें इन साधनों की विशेषताओं के बारे में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय।